नमस्कार, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप अंटाल। आज का जो चर्चा करने का विषय है वो है बीजेपी के 9 साल बेमिसाल या बदहाल। चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास हमारे मेहमान हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी की टीम के सदस्य हैं, चेतन सिंह चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। केंद्र में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और एक मोदी लहर देखने को हरियाणा में मिली, जिसके बाद हरियाणा में खट्टर साहब सीएम बने। 9 साल उनके रहे, कई बार विवाद हुए, जाट आरक्षण से लेकर किसान आंदोलन इसमें हमने देखा। तो वहीं 9 सालों में तकरीबन 100 से ज़्यादा बार ये चर्चा रही कि सीएम हरियाणा में बदलने वाला है, लेकिन खट्टर साहब तो वहीं रहे, लेकिन जो नेता चर्चा में थे वो आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो चर्चा शुरू करते हैं। चेतन जी, 9 साल बेमिसाल या बदहाल? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे प्रदेश के वासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। आज हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ, स्थापना हुई, उसके लिए पूरे प्रदेश और देश को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात जो आपने कहा कि 9 साल बेमिसाल या बदहाल, आप ही के सवाल के अंदर जवाब छुपा है कि 9 साल जितने बदहाल हरियाणा के इस बीजेपी के राज और खट्टर साहब के राज में हुए, उससे ज़्यादा कभी हरियाणा आज 57 साल बाद भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने लोगों का और नागरिकों का हरियाणा का इतना बदहाली के रूप में उनको पहुंचा दिया है कि अब हरियाणा का जो नागरिक है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। चेतन जी, खट्टर साहब कई चीज़ों को लेकर अपनी काफ़ी पीठ थपथपाते हैं। 9 साल के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जैसे ऑनलाइन सिस्टम है, एक पोर्टल का सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं पोर्टल की सरकार भी कहा जा रहा है। क्या समझते हैं 14 से लेकर अब तक पोर्टल जो ये आजकल चल रहे हैं, क्या इससे आम आदमी की जीवन जो है शैली वो प्रभाव हुई है, आरामदायक हुई है या मुश्किलें बढ़ी हैं? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है हरियाणा के अंदर 2014 से लेकर आज तक 9 साल हो गए हैं, और इन 9 सालों के अंदर भाजपा और खट्टर साहब ने अगर कुछ किया, हरियाणा को अगर कोई सौगात दी, तो वो सिर्फ बदहाली की सौगात दी। और उन्होंने ये काम किया कि हर चीज़ को, जो पोर्टल की आपने बात करी, आज पोर्टल के हालात आप देख लीजिए। ये सरकार का डाटा आज बता रहा है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर 90% की गलतियां हैं, और जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पर जो एनडीसी और एनओसी का जो पोर्टल है उसके अंदर 95% के लगभग की त्रुटियां पाई गई हैं। और ये सरकार का डाटा है, ये मेरा या मेरी पार्टी का डाटा नहीं है। जब इस तरीके का पोर्टल होगा तो लोग कहां जाएंगे? आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि अभी इन्होंने एक याशी कंपनी, जिसने अर्बन एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडीज़ का सर्वे किया था, उसको ब्लैकलिस्ट किया है। परंतु लोग कहां जाएं? ये आपकी प्रक्रिया है, परंतु लोग तो आज त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इसलिए आज बहुत बदहाली है हर जगह। ये पोर्टल की सरकार विफल और लोगों को सिर्फ त्रस्त करने के लिए आज ये सरकार बनी हुई है। जब 2019 का चुनाव आया तो खट्टर साहब ने एक बात रखी कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं है, नौकरियों में पर्ची खर्ची ख़त्म हो चुकी है जो कांग्रेस के टाइम में थी। इसके अलावा भाई भतीजावाद वो कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये कुछ जो समानताएं थी वो कह रहे हैं कि हमने अलग काम किया है कांग्रेस से। तो क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार कामयाब हुई है इस चीज़ों को लेकर? वाकई देखिए, आपने जो बात कही है, वाकई उन्होंने अलग काम करके तो दिखाया है। जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, 57 साल के अंदर जो काम कोई भी सरकार हरियाणा में नहीं कर पाई, वो खट्टर साहब और भाजपा ने करके दिखाया। आज पहली बार हरियाणा की इतिहास के अंदर 30 से ऊपर पेपर लीक होते हैं, और ये कहते हैं कि हमने भाई भतीजावाद ख़त्म कर दिया। अरे आप तो नौकरी नहीं लगा पाए, आप तो सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रिया जिसके अंदर हरियाणा का युवा तैयारी कर कर पूरे साल जी जान लगाकर पढ़ाई कर कर पेपर देने जाता है, उस परीक्षा को देने जाता है, और बाद में पता लगता है कि उसके परीक्षा का तो प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका है। इस तरीके के 9 साल के अंदर 30 से ज़्यादा के केस तो इनके सामने हैं।
और उसके बाद एक चीज़ और है, आज हरियाणा, कभी नंबर 1 हरियाणा का नारा हमारी सरकार दिया करती थी, कांग्रेस सरकार दिया करती थी। आज बेरोज़गारी दर में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी दर में। ये भी डाटा CMR का है, मेरा डाटा नहीं है। आज हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है कि बेरोज़गारी के चलते हुए, मैं एक बात और आपके आगे रखना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आज इस बेरोज़गारी के चलते हुए हरियाणा का युवा पलायन की स्थिति में है। आज आप किसी गांव के अंदर जाएं, हर जगह का जो हमारा युवा है वो दूसरे देश के अंदर अपनी जीवन व्यापन करने के लिए, जाने के लिए तत्पर है। उसके लिए लोगों को ठगा जा रहा है। लोग 20-20, 50-50 लाख रुपया देकर जिसको कहते हैं इल्लीगली जा रहे हैं। ये हालात हमारे देश के, प्रदेश के खट्टर साहब और जजपा भाजपा की सरकार ने आज यहाँ इस पायदान पर लाकर हम खड़े कर दिए। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मोदी सरकार बनी थी तो एक आस जगी थी कि नौकरियां बेहिसाब आएंगी, रोज़गार मिलेगा, और यहाँ तक कहा गया था कि जो विदेश युवा गए हुए हैं वो भी इंडिया आकर नौकरी करेंगे। लेकिन हालात क्या है, आजकल लोग अपनी ज़मीनें जायदाद गिरवी रखकर या बेचकर विदेशों की तरफ जा रहे हैं। युवा को विश्वास ही नहीं है कि वो 10वीं 12वीं से आगे पढ़ना ही नहीं चाहता। आइल सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बजाय कि अब 12वीं या कॉलेज में जो है, कॉलेज बंद होने की कगार पर नज़र आ रही हैं। तो जो पहले एक DC रेट की नौकरियां हुई करती थी, सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, लेकिन अब DC रेट की भी ख़त्म कर दिया। अब कौशल रोजगार निगम बना दिया, पक्की नौकरियां भी नहीं हो पाई। दुष्यंत चौटाला लेकर आए कि 75% आरक्षण युवाओं को लोकल को दे देगा। उसका कोई फ़ायदा लगा? एक नौकरी भी लगता है आपको कि कोई मिले या उद्योग आए? देखिए, सारा प्रदेश जानता है और मैं तो कहूँगा देश जानता हूँ कि ये जुमलों की सरकार ऊपर भी है और हरियाणा में भी है। ये जुमले ही जुमले हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, परंतु मेरे हिसाब से 20,000 हर साल भी नहीं दी। उसी तरीके से हरियाणा भी उसी तरजीह पर चला। और ये जजपा भाजपा की जो सरकार है, इन्होंने झूठ बोला। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 75% लोकल को नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, परंतु आज आप आंकड़ा निकाल कर देखिए 5% नौकरी भी किसी को नहीं मिली। इसी तरीके से ये सरकार ने सिवाय जुमले लोगों के आगे रखे और उन जुमलों की वजह से आज जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है कि वो किसी न किसी रूप में ये देखना चाह रही है कि अब जल्द से जल्द इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। चितन जी, बात करते हैं किसानी की। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और जितने धरने प्रदर्शन किसानों को करने पड़े, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और क्या लगता है कि सरकार, जैसे कहते हैं कि पहली हमारी सरकार है जो इतनी ज़्यादा फसलों पर MSP दे रहे हैं। 2022 में वायदा हुआ था आय दुगनी करने का, तो सरकार तो कह रही है कि हमने आय दुगनी कर दी है, किसान खुश हैं। देखिए, आप किसानी की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लंबा अगर कोई आंदोलन चला और उस आंदोलन के अंदर अगर कोई भागीदार थे तो वो ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के किसान थे। यूपी के भी थे, परंतु ज़्यादा भागीदारी हरियाणा और पंजाब के किसानों की रही। 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। जो वो मूलभूत अपनी अधिकार जो मांग रहे थे वो भी इन्होंने नहीं दिए। 3 काले कानून बनाए। 3 काले कानून के विरोध में किसान धरने पर बैठा और इतने लंबे, लगभग 1.5 साल तक वो धरने पर बैठे रहे और धरने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। आज भी हर चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो सूरजमुखी का रेट हो, चाहे वो धान का रेट हो, चाहे वो आपकी गेहूं का हो, चाहे और फसलें हैं आपकी, चाहे सरसों हो, बहुत सारी फसलें ऐसी है, बाजरा है, मक्का है, हर जगह इन्होंने एक ऐसी हालात पैदा कर दी, किसान को इन्होंने बदहाली पर भेज दिया और किसान अब इनको एक चोर, डाकू, लुटेरे जैसा दिखता है, ना कि वो अन्नदाता जो हम लफ्ज़ यूज़ करा करते थे। वो भाजपा जजपा की सरकार में वो लफ्ज़ नहीं, वो लुटेरा लफ्ज़ इनके जहन में आता है जब किसानी की हम बात करते हैं। आज चाहे वो पराली जलाने की बात हम कर लें, आजकल ये मुकदमे दर्ज करते हैं उनके ऊपर, जबकि आप अगर पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट देखें तो महज 6 से 7% पोल्यूशन जो होता है वो पराली जलाने से होता है। 9 साल के अंदर इन्होंने लाखों मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज किए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर जगह इन्होंने
किसान को डंडे मारे, किसान को पीटा। आप बेरोज़गारी की बात कर रहे थे, इन्होंने नौजवान को इतना लंबे समय से त्रस्त किया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए हर जगह, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो कोई भी है। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो इन्होंने तो जनप्रतिनिधि भी नहीं छोड़े, सरपंचों तक के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज कराया। आज सरकार हर मौके पर विफल है, हर मुद्दे पर विफल है। लाठीचार्ज की सरकार बन गई है। देखिए, लाठीचार्ज क्या, ये धक्के की सरकार है। कोई भी आदमी आज आवाज़ उठाने की बात ये करते हैं वल्लभ भाई पटेल की, बात ये करते हैं शहीद भगत सिंह जी की, परंतु है कहाँ? उन्होंने जब देश के आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी, अपना योगदान दिया, तो लोग उनके साथ चले। आज ये अंग्रेज़ों की तरह, जिस तरह अंग्रेज़ उनके ऊपर लाठी चलाते थे, आज जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, ये भाजपा जजपा सरकार उसके ऊपर लाठी चलाने का काम करती है। इसलिए बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब ये लाठीचार्ज की सरकार है, लोगों के ऊपर लठ चलाने वाली सरकार है। लोगों का दुख दर्द इनको ना तो नज़र आता है और ना ही ये दुख दर्द को ठीक करने के लिए कुछ आगे चलने में कुछ बिलीव करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, युवाओं खेल की बात करें, तो सरकार कहती है कि आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं, ये हमारी एक उपलब्धियां हैं। तो क्या जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज दे रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड काफ़ी बन चुके हैं, पेंशन कह रहे हैं जी अपनी ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो ये उपलब्धियां तो हैं सरकार की, आप इन्हें क्यों नहीं मान रहे? देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, घोषणाओं में इनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता, जुमलों में इनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। आपने अभी बात कही कि अपने आप पेंशनें बन जाएंगी, आप डाटा निकालिए, आप पूछिए कितनों की पेंशन अपने आप लगी है। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं, सीएससी सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, कोई डीसी के दफ्तर के बाहर खड़ा है, कोई ट्रेजरी में खड़ा है, कोई और कहीं खड़ा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना और पोर्टल को ये देख के रखना कि आज पोर्टल चल रहा है, आज साइट चल रही है या नहीं चल रही, ये यहाँ तक सीमित होकर रह गया है। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहूँगा कि आप जिन चीज़ों की ये उपलब्धियाँ कह रहे हैं, जिस उपलब्धि की ये बात करते हैं, असली जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ही वो पोर्टल है। वो पोर्टल इतने, आज किसानों की हम बात कर रहे हैं, किसानों का अंगूठा लगाकर उनको खाद लेना पड़ता है। आज ये कहते हैं कि 2.5 कट्टे से ज़्यादा यूरिया किसी को 1 एकड़ के ऊपर नहीं मिलेगा। ये किस तरीके की तानाशाही है? जिस तरीके से अंग्रेज़ लगान लगाते थे, उस तरीके से आज इन्होंने किसानी के ऊपर लगान लगा दिया। उसी तरीके से अगर शहरी लोगों की मैं बात करूं, इतने महंगे दामों के सेक्टर हैं, उन सेक्टरों के अंदर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, ना पानी की निकासी है, ना कहीं पर सीवरेज है, और मोटे मोटे प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर मोटी मोटी रकमें ये सरकार ले रही है, परंतु सुविधा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं, जुमले और झूठे वादे। चेतन जी, जब खट्टर साहब सीएम बने तो कहा गया कि एक्सीडेंटल सीएम ये बने हैं, तो क्या 9 साल इन्होंने निकाल दिए तो इनकी उपलब्धि है? दूसरा, एक सिमिलरिटी मैं देख रहा हूँ हुड्डा साहब और खट्टर साहब में। हुड्डा साहब ने भी अपने कार्यकाल में तकरीबन कांग्रेस के नेता खुड्डे लाइन लगा दिए थे, शायद वो बाद में उसी खड्डे में गिरना पड़ा, वो एक हार की बड़ी वजह रही। अब खट्टर साहब भी क्या उसी नक्शे कदम पर हैं कि जो नेता थे वो खुड्डे लाइन लगातार जा रहे हैं? अब उनके कहने पर प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज कर दिया है। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के, उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि एक नए रूप में या नई पैकेजिंग करके एक चीज़ को पेश करने के अलावा, उसके अलावा उसमें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जिस तरीके से कांग्रेस में, भाई हुड्डा साहब की आपने बात कही, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हमेशा एक आंतरिक लोकतंत्र जिंदा रहा है और वो आज भी है, परंतु जब से 2014 के बाद, जब से भाजपा सरकार आई है, इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र की कोई नीति और रिवायत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ हिटलरशाही, डिक्टेटरशिप, जो मोदी शाह जी चाहेंगे वो काम होगा, जो रंगा बिल्ला चाहेंगे वो प्रदेश में होगा, चाहे वो खट्टर साहब हों, चाहे वो उत्तराखंड का एग्जाम्पल हो, चाहे वो गुजरात का एग्जाम्पल हो। आप कहीं का भी उदाहरण उठा लीजिए, जो रंगा बिल्ला चाहते हैं वही होता है। या आंतरिक मामला को बताइए, ये तो आपकी पार्टी में भी है कि कप्तान के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन आपकी पार्टी में कप्तान ही नहीं है, संगठन नहीं बन पाया, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा,
हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, शैलजा जी, सुरजेवाला जी वो कह रहे हैं जी हम भी हैं, इसके अलावा कोई कह रहा है जी 1 डिप्टी सीएम 4 डिप्टी सीएम। कांग्रेस में भी लग नहीं रहा कि क्या वही बात तो नहीं हो जाएगी, हाथ आई मुंह न लगी। नहीं, देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि हमारी पार्टी में शुरू से एक आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। ठीक है, ये आपने कुछ नाम लिए, चाहे इसमें शैलजा जी हैं, हुड्डा साहब हैं, रणदीप जी हैं, हमारे सीनियर नेता हैं प्रदेश के, और प्रदेश में अगर वो मुख्यमंत्री, उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। परंतु कोई आदमी पार्टी लाइन से हट के बात तो नहीं करता, कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं करता। और हमेशा कांग्रेस की सरकार जब भी प्रदेश में रही है, अगर हरियाणा की हम बात करें, आज आप कितना निवेश पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ला पाई है, कितना खट्टर साहब कितना निवेश ला पाए, कौन सी बड़ी फैक्ट्री लेकर आए हैं, कौन सी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, कभी मिले खट्टर साहब तो उनसे पूछना, क्या 1 इंच भी रेलवे लाइन आपने हरियाणा में 9 साल में बिछाई है? आपने कोई एक बड़ी फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री कांग्रेस के टाइम में रेल कोच फैक्ट्री आई थी, वो भी आपने भेजने का काम कर दिया। तो आप किस बात पर ये बात बोलते हैं कि हमने 9 साल बेमिसाल करे, और आपने 9 साल हरियाणा को बद से बदहाल कर दिया है, और अब हरियाणा की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। चेतन जी, आखिरी सवाल शॉर्ट में जवाब चाहूँगा, क्या 2024 में मोदी लहर को संभाल पाएगी कांग्रेस, रोक पाएगी, या खट्टर साहब की अब हैट्रिक की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 2024 में कोई मोदी लहर नाम की चीज़ नहीं है। जितने लोग खट्टर साहब से हरियाणा में त्रस्त हैं, उतने ही मोदी जी से पूरे भारतवर्ष में त्रस्त हैं। आज हर जगह भ्रष्टाचार की ये बात करते थे, भ्रष्टाचार इतना लबालब भर चुका है। ये आज तक ईडी का इन्होंने इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल करके आज इनसे ये पूछा जाए कि ईडी के ने जितने लोगों के ऊपर छापे मारे, उनमें से कितने लोगों का इन्होंने केस दर्ज किया, चार्जशीट पेश करी। आज तक सिर्फ 10% का कन्वर्जन रेट है जो चार्जशीट में कन्वर्ट कर पाए ये लोग। और मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ रही इस देश के लिए, चाहे वो नोटबंदी थी, जीएसटी है, महंगाई है, आज प्याज 100 के पार होने जा रहा है, तो मोदी जी तो बात ही नहीं कर रहे। महिला सुरक्षा के ऊपर आप बात देख लीजिए, मणिपुर के अंदर क्या हुआ, पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमारी बहू बेटियों की इज्जत तार तार हुई, मोदी जी के मुंह से दही जमा हुआ रहा। इसलिए मैं आज मोदी लहर कोई नहीं है। 2024 में प्रदेश में भी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी, और भारत में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। ये थे कांग्रेस नेता एआईसीसी के मेंबर चेतन सिंह चौहान, जो कि प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी हैं, और इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के भी इनके कयास जताए जा रहे हैं। तो बीजेपी के 9 साल कैसे रहे, आपको क्या लगा, क्या काम हुआ नहीं हुआ, पास या फेल, वो आप पर छोड़ते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल या बदहाल।